स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बात करेंगे उपचुनाव को लेकर और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। बड़ी और अहम जानकारी, कड़ी सुरक्षा के बीच में वोटिंग हो रही है। वोटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा दें। कोविड-19 गाइडलाइंस का भी पालन किया जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। पोलिंग स्टेशन पर मास्क और ग्लव्स भी जरूरी है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जा रहा है, जो भी मतदाता वहां पर पहुंच रहा है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे। इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की 7 सीटों पर कुल 88 उम्मीदवार है और आज की अगर हम बात करें, अहम दिन इसलिए भी है चूंकि 7 सीटों पर ये उपचुनाव हो रहे हैं और सबसे ज्यादा 18 अगर हम सीट की बात करें बुलंदशहर में है। जौनपुर की मलहनी सीट पर 16 उम्मीदवार खड़े हैं। अमरोहा की नौगांव सादात सीट पर 14 प्रत्याशी हैं। तो घाटमपुर सीट पर सबसे कम यानी कि 6 उम्मीदवार है। बड़ी जानकारी से मैं आपको रूबरू करा रहे। 7 विधानसभा सीट पर यह उपचुनाव है। 10 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। 7 सीट पर कुल 88 प्रत्याशी, सबसे ज्यादा 18 प्रत्याशी बुलंदशहर सीट पर हैं। वहीं जौनपुर की मलहनी सीट पर 16 उम्मीदवार हैं। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा दें। अमरोहा की नौगांव सादात सीट पर 14 प्रत्याशी है। घाटमपुर सीट पर सबसे कम 6 उम्मीदवार हैं। तो यूपी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि वोटिंग प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। वोटिंग जारी है। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू कर दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइंस का कड़ी सुरक्षा के बीच में ये वोटिंग हो रही है और ये उपचुनाव काफी अहम हो जाते हैं। और ऐसे में अगर हम सीट की बात करें तो अमरोहा की नौगावा सादात, फिरोजाबाद की टूंडला है, बुलंदशहर, उन्नाव की बांगरमऊ, जौनपुर की मलहनी, कानपुर देहात की घाटमपुर और देवरिया सदर, ये वो 7 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव और कड़ी सुरक्षा के बीच में वोटिंग प्रक्रिया जारी। 7 सीटों पर कुल 88 उम्मीदवार हैं। 7 विधानसभा की सीट पर यह उपचुनाव हो रहा है और इसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा सकता है। सीधे तौर पर 10 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन आज अगर हम बात करें तो अब ये वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अहम दिन है। घाटमपुर सीट पर सबसे कम 6 उम्मीदवार हैं। प्रत्याशियों की उम्मीदवार की किस्मत का जो फैसला है आज वो कैद हो जाएगा। हालांकि 10 तारीख को तस्वीरें साफ हो पाएंगी, लेकिन फिलहाल यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू। घाटमपुर की कृष्ण कृपा शंकर सिंह जो है वो खड़े हैं और उनको टक्कर दे रहे उपेंद्र पासवान। तो कांटे की टक्कर घाटमपुर कानपुर में देखने को मिल रही है। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से कृपा शंकर सिंह है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से उपेंद्र पासवान खड़े हुए हैं। यहां कांटे की टक्कर हम देख पा रहे हैं घाटमपुर कानपुर की अगर हम बात करें। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि इससे पहले 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। 1 सीट पर सपा का जो है वो सीट पास रही है, लेकिन इस बार देखना लाजमी हो जाता है कि यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर आखिर कौन काबिज होता है। 7 सीटों पर कुल 88 उम्मीदवार है। कांटे की टक्कर हर सीट पर देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा 18 प्रत्याशी बुलंदशहर की सीट पर है। जौनपुर की मलहनी सीट पर 16 उम्मीदवार है और साथ ही अमरोहा की नौगांव सादात सीट पर भी 14 प्रत्याशी है। आपको बता दें कि नतीजों के आखिर बड़े सियासी मायने जो है वो भी निकलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक दी गई थी। और ऐसे में वोटिंग प्रक्रिया शुरू है। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग शुरू। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। 7 सीटों पर कुल 88 उम्मीदवार हैं और साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सबसे ज्यादा 18 प्रत्याशी बुलंदशहर की सीट पर है। जौनपुर की मलहनी सीट पर 16 उम्मीदवार हैं और वहीं बात की जाए तो अमरोहा की नौगांव सादात सीट पर 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। घाटमपुर सीट पर सबसे कम है, 6 उम्मीदवार हैं। हालांकि 7 सीटों का अगर हम जिक्र करें तो अमरोहा की नौगांव सादात है, फिरोजाबाद की टूंडला है, बुलंदशहर, उन्नाव की बांगरमऊ, जौनपुर की मलहनी, कानपुर देहात की घाटमपुर और देवरिया सदर। तो यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया जारी। कुल 88 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। कड़ी सुरक्षा के बीच में ये वोटिंग हो रही है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। कोविड-19 गाइडलाइंस का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है।
वही तमाम जानकारी के साथ देवरिया से हमारे संवाददाता घनश्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम, क्या कुछ जानकारी? वोटिंग प्रक्रिया शुरू है, कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन हो रहा है, किस तरीके के इंतजाम आप देख पा रहे हैं? मतदान शुरू हो गया है, जहां कोरोना को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सैनिटाइजर और मास्क लगाए गए हैं और वितरण भी किए जा रहे हैं मतदाताओं को कि उनको सैनिटाइज और मास्क लगा के ही वो अपने मत का प्रयोग करें। इसमें अभी तक मौके पर जिलाधिकारी से लेके आला अफसर भी आए थे। सभी लोगों ने देखा, सभी लोगों ने कोरोना को मद्देनजर रखते हुए ध्यान में तो सैनिटाइज और मास्क पर भी ध्यान दिया और मतदान समय से और सही सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए भारी फोर्स लगाए गए हैं। 17 प्रत्याशी हैं जो 3,27,000 मतदाता हैं जो 14 प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन घनश्याम, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि तमाम सीटों का अगर हम जिक्र करें और ऐसे में अगर हम देवरिया का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर समीकरण क्या आप देख पा रहे हैं? चूंकि सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो हर एक सीट काफी अहम हो जाती है। जी, आपको बता दें कि यहाँ भी कांटे की लड़ाई है। एक कदावर हैं जो सपा के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, और भाजपा के प्रोफेसर भी रह चुके हैं जो संत विनोबा डिग्री कॉलेज में पढ़ाते भी थे। उन्होंने भाजपा से अपना चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों आमने सामने। वही बसपा ने अपना एक अभय त्रिपाठी के रूप में उनके प्रत्याशी घोषित किया है। 3 त्रिकोणात्मक लड़ाई के रूप में चल रहा है। अब ये आपको बता दें कि ये अहम जो भी चुनाव है अहम है। अब भाग जो 3,25,000 मतदाता हैं वो किसके भाग करेंगे वो आगामी 10 तारीख को ही आप सामने कंफर्म होगा कि क्या मतदाताओं ने किस पर और किस मुद्दे पर उन्होंने वोट दिया है। जी घनश्याम, लेकिन देखिए इन उपचुनाव की बड़ी बात यह है कि इसे सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है और सीधे तौर पर अगर हम देखें कि ये चुनाव इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हर एक सीट पर उतरे थे, जनसभा को संबोधित वो करते हुए नजर आए थे। हालांकि विपक्ष की तरफ से इस तरीके की हलचल फिलहाल दिखाई नहीं दी थी, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। इसी सरकार ने कोई कोर कसर, सीट जो कि सिटिंग से उनके जो विधायक थे वो भी भाजपा के थे, ये भाजपा की सीट है। अब ये इसमें पूरी पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है बगल के रहने वाले उन्होंने भी प्रतिष्ठा लगा दी, अपनी झोंक दी है कि किसी तरह देवरिया की सीट है वो भाजपा की खुद कोटे की है, ये पुनः वापस हमारे पास आ जाए, कहीं दूसरे जगह नहीं। इसलिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है। कई बार उन्होंने 2 सभाएं कर ली, लेकिन अब देखिए जनता क्या करती है, मतदाता क्या करते हैं। जो आगामी 10 तारीख को जो मतगणना होगी उसमें डिसाइड हो जाएगा कि क्या जोगी जी का या प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे हैं जो बगल के रहने वाले उनका क्या असर दिखता है, ये आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए 2 बातें उपचुनाव से निकलकर सामने आती है। अगर सत्ता पर बीजेपी काबिज है तो ऐसे में अगर हम उपचुनाव की बात करें तो सीधे तौर पर हम देख सकते हैं कि इन उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे जोरों शोरों के साथ इसका प्रचार प्रसार किया था, यानी कि जनता को ये संदेश देने की कोशिश भी की गई थी कि जनता का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी पर है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम विपक्ष की बात करते हैं, अगर वो सीट इनके हाथ लगती है तो कहा जा सकता है कि उम्मीदें बरकरार है आने वाले दिनों के लिए। जी, ये साफ आपको बता दें कि अगर ये बीजेपी की सीट अगर कहीं दूसरे विपक्ष में चली गई तो साफ संकेत मिलेगा कि आगामी जो चुनाव होंगे, आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे उसका संकेत गलत दिखेगी, क्योंकि सत्ता दल के चुनाव है। अगर सत्ता दल की सीट नहीं निकली तो इस पर पूरे सीट पे प्रतिष्ठा भी लगाए मुख्यमंत्री। अब इसमें देखना है कि 10 तारीख को क्या सरकार के पक्ष में सीट जाती है या विपक्ष में जाती है। घनश्याम, क्या त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है? जी, अब चलिए लगता है सभी पार्टियां ब्राह्मण है। जी रखे अपनी बात। जी, आप बता दें कि ये सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, सभी लोगों ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, ब्राह्मणों के ऊपर निर्भर किया है। कोई ऐसा नहीं है जो अदर है। जो वर्तमान विधायक थे जन्मेजय, जिनकी मतलब अक्सर निधन हो गया, का लड़का बागी होके जो बीजेपी के टिकट के लिए प्रयास किए। चलिए लगता है संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो यूपी में सत्ता का सेमीफाइनल, तो 7 विधानसभा सीटों पर यह उपचुनाव हो रहा है और देखिए सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये सत्ता के संघर्ष के सेमीफाइनल की तरह ये चुनाव देखा जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव के रण का जो ताल्लुक है वो सीधे 2022 से है। वे तमाम जानकारी के साथ कानपुर से हमारे संवाददाता शिवराज साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवराज, सबसे पहले जानने की कोशिश, वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, किस तरीके के इंतजाम आप देख पा रहे हैं?
प्रीति, आपको बता दूं, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चालू हो गई है। मतदाता, हालांकि सुबह का समय होने के कारण इक्का दुक्का ही मतदाता आ रहे थे, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है तो मतदाताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। बूथों पर लाइन लगना शुरू हो गई है। अगर इस वक्त मैं घाटमपुर के पतारा स्थित आदर्श बूथ सेंटर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर 3 मशीनें खराब हो गई थी, जिसके चक्कर में काफी देर तक तकरीबन 45 मिनट टाइम इंतजार करना पड़ा, जिसके बाद मशीनें सही की गई हैं, दोबारा वोटिंग चालू हो चुकी है। तो कहीं प्रशासन की तरफ से पूरी जो भी यहाँ पर मूलभूत आवश्यक चीजें हैं वो उपलब्ध कराई गई हैं। बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, बात की जाए या कोविड-19 के प्रोटोकॉल की बात की जाए तो गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, लोगों को मास्क दिए जा रहे हैं और जो भी वोटिंग करने जा रहे हैं पहले उनको सैनिटाइज कराया जा रहा है, उसके बाद ही वोट करने के लिए आगे दी जा रही है। साथ साथ इस बूथ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और बूथ को खूब अच्छे से सजाया गया है, ताकि लोगों को, जो वोटर है यहाँ पे मतदाता है, उनको लुभा सके। और वोट डालने के बाद सेल्फी पॉइंट बनाया गया है कि वो जाके अपना सेल्फी ले सके सेल्फी पॉइंट। बिल्कुल, देखिए बड़ी चुनौती यही है कि कोरोना काल में आप लोगों को किस तरीके से पोलिंग बूथ पर लेकर आएंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती कोविड-19 में देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि मतदाता जो है वो धीरे धीरे पहुंच रहे होंगे। जैसा कि आपने जानकारी दी कि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है, लेकिन तकनीकी खामी यहाँ पर आती हुई नजर आ रही थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें घाटमपुर सीट को लेकर, तो आपको क्या लगता है किस तरीके का समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या बदलाव या परिवर्तन की स्थिति आप देख पाए हैं? जी, घाटमपुर विधानसभा की बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी में सीधी सीधी टक्कर होती नजर आ रही है। और जो समीकरण है यहाँ पर लोगों से बात की गई तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर जो पूर्व में विधायक रही है कमल रानी वरुण, जिनका निधन हो गया था कोविड-19 के दौरान, और उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं, तो ऐसा उम्मीद जताई जा रही थी कि उनके परिवार को टिकट दिया जाएगा। लेकिन चूंकि उनके परिवार को टिकट ना दिया गया तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा इसका नाराजगी भी देखने को मिलेगी, जिसका फायदा कांग्रेस को सीधा मिल सकता है। और कांग्रेस की बात की जाए तो जो कृपा शंकर शंकुवार है, जो डॉक्टर रहे हैं और सरकारी नौकरी से बीआरएस लेने के बाद कांग्रेस से प्रत्याशी बनकर उतरे हैं, और उसके साथ साथ लल्लू घाटमपुर में लगातार 3 दिन बने रहे और गांव-गांव जाकर लोगों से अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे और समर्थन मांगा, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा दिखता नजर आ रहा है। लेकिन टक्कर जो है वो कांटे की टक्कर है। देखा जाए कांग्रेस और बीजेपी की दोनों में यह आकलन करना बड़ा मुश्किल होगा कि किसकी विजय होगी। बिल्कुल, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार किए गए थे, ऐसा हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर ये कहे कि अखिलेश यादव और मायावती भी ज्यादातर वीडियो के जरिए अपील करते हुए नजर आए थे, ट्वीट के जरिए वो जनता से वोट की अपील करते हुए आए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं वो नदारद दिखाई दिए थे। क्या इसका असर भी इन उपचुनाव में दिखाई दे सकता है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जो 2022 में चुनाव होने उससे पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो घाटमपुर में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यहां पर आकर जनसभा भी की है और लोगों से समर्थन भी जुटाया। और वहीं बसपा की बात की जाए तो सतीश मिश्रा भी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने भी जनसभा की है। लेकिन अगर सपा की बात की जाए तो कोई भी बड़ा ऐसा चेहरा यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। कांग्रेस में जरूर लल्लू लगातार घाटमपुर में बने रहे, तो इसका फर्क कहीं ना कहीं पार्टी में देखने को मिलता है, कार्यकर्ताओं में देखने को मिलता है। एक जोश होता है, एक मनोबल होता है जो बढ़ता है, तो वो कहीं ना कहीं कभी नजर आई समाजवादी पार्टी में, जो बड़ा चेहरा यहाँ पर नहीं आया घाटमपुर में। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिरोजाबाद से भी हमारे संवाददाता मोहम्मद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद, फिरोजाबाद में स्थिति क्या कह रही है? वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, किस तरीके के इंतजाम? प्रिया, मैं बता दूं, मैं इस समय मौजूद हूँ टाटा खुर्द पोलिंग बूथ पर। यहाँ पर मतदाताओं की कतार लग चुकी है, तो करीब 45 मिनट हो चुके हैं मतदान शुरू हुए, यहाँ पर कतारें लगी हैं। लेकिन कोविड-19 का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। सफेद घेरे बनाए हैं, उसी में लोगों को खड़ा किया जा रहा है। 1 मीटर की दूरी पर जो गोले बनाए गए हैं, कोविड-19 की वजह से पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है। और अंदर जो कर्मचारी हैं मतदाता केंद्र के, वो भी पूरे हाथों में ग्लेव्स और पूरी पीपी किट पहनकर ही मतदान करा रहे हैं। और पूरी तरीके से यहाँ पर मतदान चल रहा है और लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जी प्रीति, बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। घनश्याम भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम, अगर हम बात करें तो क्या वाकई इस बार इन उपचुनाव में बदलाव या परिवर्तन की स्थिति क्या आप कहीं देख पा रहे हैं? आपको बता दें कि यहाँ की जो जनता है, कहीं न कहीं कुछ जो जनता है, जनता का रुझान है कि वो परिवर्तन के रूप में कुछ दिख रही है, परिवर्तन भी चाह रही है। क्योंकि जो भी सरकार के जितना हमने चौपाल लगाया, लोगों ने ये क्राइम के विषय मान लिया जाए या किसी मान लिया, लोगों ने कहा विकास भी नहीं हुए हैं, क्राइम भी बढ़ गया, क्राइम कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता भी कुछ परिवर्तन के मूड में दिख रही है। जी
बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। शिवराज साहू भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवराज, जैसे कि बात कर रहे थे अभी हम देवरिया की, अगर हम बात कर लेते हैं, वहां पर भी हम जिस तरीके से बदलाव या परिवर्तन की स्थिति देख पा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कानपुर में भी ये परिवर्तन या बदलाव हम देख सकते हैं? क्योंकि इस बार जनता का जो मूड है वो कहीं ना कहीं बदलाव और परिवर्तन की ओर नजर आ रहा है। जी प्रीति, बिल्कुल आपको बता दूं, इंडिया न्यूज की टीम ने जो ग्रामीण इलाकों में जाकर लोगों से बात की तो कहीं ना कहीं जो बात सामने आई है, परिवर्तन की बात सामने आ रही है, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि कांग्रेस के लगातार जो भी यहाँ पर पदाधिकारी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे लल्लू, खुद उन्होंने घाटापुर में 3 दिन लगातार रुके रहे और गाँव जाकर लोगों से, ग्रामीण इलाकों में लोगों से अपील की अपने प्रत्याशी के लिए, उनके समर्थन के लिए। जो भी हो सकता था, कांग्रेस पार्टी के जो भी पदाधिकारी रहे, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। तो परिवर्तन होने की पूरे आसार हैं। हालांकि टक्कर कांटे की है, लेकिन अब देखना ये होगा कि किसके माथे पर विजय तिलक लगेगा। बिल्कुल, फिरोजाबाद से भी लगातार हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद शाहिद, अगर हम फिरोजाबाद की बात करें तो राजनीतिक इतिहास फिरोजाबाद का क्या कहते हैं और फिलहाल समीकरण आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? प्रिय, मैं बता दूं, यहाँ पर भाजपा के विधायक चुने गए थे एसपी सिंह बघेल। ये सांसद आगरा से बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। यहाँ के समीकरण है कि यहाँ पर जाटा समाज का वोट सबसे अधिक है, उसके बाद धनगर समाज के वोट आता है। धनगर समाज के 2 प्रत्याशी मैदान में मौजूद है, भाजपा से और समाजवादी पार्टी से। अब धनगर समाज का वोट किधर जाता है, ये सबसे बड़ा निर्णायक वोट माना जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री सभी लोग यहाँ पर सभा कर चुके हैं और आखिरी दिन भाजपा ने एक रोड शो भी निकाला था और पूरी ताकत लगा दी है कि ये सीट हर हालत में उनके पास ही रहे, तो ये सीट उनके पास की, ये सीट खोना नहीं चाहते हैं। जी प्रिया, बिल्कुल आपके पास लौटूंगी मैं वही, और हमारे लगातार जो संवाददाता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी ले रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। लेकिन कांटे की टक्कर तमाम सीटों पर देखने को मिल रही है। घनश्याम भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनश्याम, अगर हम देवरिया की बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि कहीं ना कहीं परिवर्तन और बदलाव की स्थिति थोड़ी बहुत नजर आ रही है, लेकिन अगर हम बात करें इन चुनावों की, हम लगातार देख पा रहे हैं कि बीजेपी पार्टी जिस मजबूत रणनीति के साथ उतरी थी, वहीं पर विपक्ष कहीं ना कहीं यहाँ पर कमजोर नजर आ रहा था। चुनावी प्रचार प्रसार की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक सभी नजर आए जनसभा को करते हुए। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं, बीएसपी की, सपा की अगर हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने प्रत्याशियों पर छोड़ दी थी। क्या इसका भी खामियाजा उठाना पड़ सकता है? क्या यह भी एक फैक्टर बन के निकलेगा? है कि जो बीजेपी के जितने प्रत्याशी थे उसमें उप मुख्यमंत्री से लेके 2 मुख्यमंत्री आए थे, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री स्वतः आए थे। उन्होंने प्रचार अपनी पूरी ताकत, वरिष्ठ भाजपा के जो नेता थे वो भी आए थे, लेकिन वही समाजवादी पार्टी और बसपा के नेता, किसी भी कदावर नेता ने चुनाव में, चाहे वो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री यादव जी हो, अखिलेश यादव हो, वो दोनों लोग नहीं अपने चुनाव, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने प्रत्याशी, अपने कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया था। लेकिन पूरी अगर चुनाव की बागडोर अगर संभाले तो प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के नेताओं अपने प्रत्याशी को जिताने में चुटकी लगा दी है। जी बिल्कुल, आपके पास भी लौटूंगी। शिवराज साहू भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। शिवराज, हम बात कर रहे थे ब्राह्मण फैक्टर की, ये दूसरा एक फैक्टर इन उपचुनाव में निकल कर आ रहा है कि ब्राह्मण मतदाता को किस तरीके से कहा जा सकता है कि अब इस चुनावी रण में उतारा गया था। क्या वो फैक्टर यहाँ पर काम करता हुआ नजर आ रहा है? जी आपको बता दूं, घाटापुर विधानसभा, यहाँ पर ब्राह्मण और दलित 2 ऐसे समाज है जिनके ओर से हार और जीत का फैसला होता है। तो कहीं ना कहीं इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो ब्राह्मण वोट भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार ऐसी घटनाएं होती चली आ रही। भी रिसेंटली विधायक घाटापुर की बात की जाए तो पप्पू वाजपेयी की जो पुलिस की गोली के द्वारा मौत होने के आरोप लगे थे, तो उससे भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज काफी नाराज रहा है और इसका भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को सीधा होता नजर आ रहा है। से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जौनपुर के हालात भी जानते हैं कि जौनपुर में किस तरीके की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जौनपुर से राजन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, जौनपुर में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, किस तरीके के इंतजाम मतदाता केंद्र पर पहुंच रहे हैं? मतदान जो है 7 बजे से शुरू हो गया। मतदान केंद्र की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कोविड-19
मतदान केंद्रों की अगर हम बात करें तो वहां पे कोविड-19 का पूरा पालन किया जा रहा है। मेरे पीछे एक बूथ है, मैं आपको दिखा दूं, ये मुस्तफाबाद शिरकोनी विकासखंड है, यहाँ का बूथ है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बूथ के अंदर जो है गोले बनाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। साथ ही जो भी मतदाता यहाँ पे आ रहे हैं उनके मुंह पे मास्क अगर नहीं है तो उन्हें मास्क दिया जा रहा है, मास्क लगा के ही अंदर जाना है। साथ ही हाँ, उनकी जो है थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, टेस्ट किया जा रहा है कि कहीं टेम्परेचर इनका ज्यादा तो नहीं है। अगर किसी का टेम्परेचर अधिक मिलता है या बुखार उसे तेज है तो उसके लिए पीपीई किट का इंतजाम किया गया है और सारी सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। कोविड-19 का पालन किया जा रहा है। उसके बाद ही मतदाता जो है अंदर जा रहा है और मतदान का कार्य कर रहा है। प्रीति, बिल्कुल, सुरक्षा के यानी कि पुख्ता इंतजाम है। आपको क्या लगता है, अगर हम बात करें सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई थी, मतदाता पहुंच रहा है मतदान केंद्र पर? जी बिल्कुल, वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और मतदाता जो है सुबह 7 बजे जब मतदान शुरू हुआ तो पहले तो इक्का दुक्का लोग आने शुरू हुए, लेकिन जैसे जैसे अब दिन समय बीतता जा रहा है वैसे लोगों की संख्या जो है तादाद ज्यादा हो रही है और धीरे धीरे लोग घरों से निकल रहे हैं और वोटिंग करने को। आप वहीं पर मौजूद है, कैमरे के जरिए हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता है वो मतदान केंद्र पर पहुंचे। एक बड़ी चुनौती मतदाता के लिए भी है, कोविड-19 में अपने मत का उनको इस्तेमाल करना है, अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है, लेकिन मतदान केंद्र पर किस तरीके के इंतजाम है कैमरे के जरिए आप दिखाने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अंदर चले और आपको इस तरफ यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह के यहाँ पे जो है इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये बूथ है, मतदान केंद्र जो बनाया गया है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे गोले बनाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों को खड़ा किया गया है। जो भी मतदाता आ रहे हैं सबके चेहरे पे मास्क लगे हुए हैं, बिना मास्क के किसी को अंदर जाने को नहीं दिया रहा है। अगर इधर हम तस्वीरों में आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 महिलाएं बैठी हुई हैं, सुरक्षाकर्मी, जो कि लोगों का हाथ को जो है हैंड को सैनिटाइज करा रही हैं, साथ ही उनको जो है मास्क दे रही है। अगर उनके पास मास्क नहीं है तो मास्क लगा के ही अंदर जाना है। साथ ही इधर आप देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। ये बूथ है इस तरफ जहां पे वोटिंग हो रही है, एक एक लोग अंदर जा रहे हैं, जिनके पास पहचान पत्र है वही अंदर जा रहे हैं। इधर साथ ही इधर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को दूरियां बना के खड़ा किया गया है ताकि कोविड-19 का पूरा पालन किया जाए और मतदान जो है वो सुचारू रूप से जो है संपन्न हो। इसको लेकर पूरी तैयारी प्रशासन ने पहले से ही कर रखी है और हम लगातार ये दिखा रहे हैं कि बूथ पे जो है पूरे इंतजाम किए गए हैं और जो भी मतदाता हैं वो ये न डरें कि किसी तरह के इंतजाम नहीं है, कोविड-19 का पालन नहीं किया जा रहा है, वो घरों से निकलें और अपने मत का इस्तेमाल करें। प्रीति, बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, घरों से निकलिए और अपने मत का, अपने अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, चूंकि आपका एक मत आने वाले विकास के लिए, यानी कि आपके वार्ड में, आपके क्षेत्र में, आपके शहर में और आपके प्रदेश में उसका सीधे तौर पर सही प्रयोग हो सके, इसके लिए आपको कोरोना काल में भी घर से बाहर निकलने की जरूरत है। हम आपको तमाम सीट की स्थिति बता रहे हैं कि क्या कुछ बनती हुई नजर आ रही है। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देवरिया से हमारे संवाददाता जो है घनश्याम भी हमारे साथ जुड़े हैं। फिरोजाबाद से अगर हम बात करें तो मोहम्मद शाहिद हमारे साथ जुड़े हैं। मोहम्मद शाहिद, आपके पास जाना चाहूंगी, फिरोजाबाद का आपने जिक्र किया, जिस तरीके से अगर हम राजनीतिक इतिहास फिरोजाबाद का देखते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्थिति जो है इस बार बीजेपी के पक्ष में इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि हमने देखा है सीधे तौर पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी हर सीट पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए। वोटर्स को लुभाने की तमाम कोशिशें यहां पर की गई। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करते हैं, देखिए यूपी प्रभारी की अगर हम बात करें, प्रियंका गांधी के ऊपर यूपी की कमान है, लेकिन इस दौरान उपचुनाव में वो कहीं भी नजर नहीं आई, नदारद रही है वो। जी प्रिया, मैं बता दूं आपको, फिरोजाबाद पूर्णा विधानसभा सीट पर भाजपा के सभी बड़े नेताओं ने सभाएं की, लेकिन समाजवादी पार्टी से कोई भी बड़े नेता ने यहाँ सभा नहीं की है। बीएसपी से सिर्फ एक सभा हुई है यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस का यहाँ पर पर्चा खारिज होने की वजह से वो मैदान से बाहर है, इसलिए यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन जो सभाएं भाजपा के द्वारा यहाँ की गई हैं उसका असर भाजपा को मिलता दिखाई दे रहा है। विपक्ष ने पूरी तरीके से अपने प्रत्याशियों पर प्रचार की कमान सौंप दी थी और कोई भी बड़ा नेता यहाँ पर प्रचार के लिए यहाँ नहीं आया और सिर्फ भाजपा के ही मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री और कई बार सभाएं यहाँ पर की हैं और बड़े बड़े रोड शो हुए हैं। भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है, इसका फायदा भाजपा को मिलता दिखाई दे रहा है। जी प्रिया, बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी। वही कानपुर से लगातार हमारे संवाददाता शिवराज साहू हमारे साथ जुड़े हुए। शिवराज, जैसे कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता को लुभाने की जो पूरी कोशिश है और मजबूत रणनीति के साथ बीजेपी पार्टी उतरकर सामने आई थी। हालांकि अगर हम बात करें तो इससे पहले 6 सीटें बीजेपी के खेमे में ही रही हैं। एक सीट पर एसपी जो है वो अपना कब्जे जमाए बैठी थी, लेकिन अब 7 सीटों पर अगर बीजेपी कायम रहती है, कहा जा सकता है कि एक अच्छा संदेश होगा 2022 के लिए, या फिर ये कहा जाए
कि अगर विपक्ष को इन सीटों से उम्मीद है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मजबूत रणनीति हमने नहीं देखी है, इसका खामियाजा भी विपक्ष उठा सकता है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं 2000 और अगर नजर तो सपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो चलिए आपके पास दोबारा